स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के तहत इंट्रोडक्शन मेथड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स क्या होती हैं? मतलब एक प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स वो विधियां हैं जिसके माध्यम से क्रॉप में इंप्रूवमेंट करके नई ऐसी वेराइटी डेवलप करना जो कि हाई यील्ड वाली हो, अधिक उपज देने वाली हो और डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट हो। जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके प्रति प्रतिरोधी किस्में होती हैं। तो इस प्रकार की जो किस्में होते हैं एक प्रकार से डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज कह सकते हैं उनको हम। तो ये जो वेराइटीज डेवलप की जाती हैं वो प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के द्वारा की जाती हैं। ये जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड्स हैं, इसी प्रकार से सिलेक्शन मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन है, क्लोनिंग है। तो ये जो विधियां हैं इनका एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे और आज की इस क्लास में हम प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले आता है प्लांट इंट्रोडक्शन है क्या है। प्लांट इंट्रोडक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं पादप पूर्व स्थापन। मीन्स कोई जो प्लांट्स की जो स्पीसीज होती है, जाति होती है, वैरायटी होती है, उसको किसी अन्य देश से कलेक्ट करके जो व्यापार नियम होते हैं उसके तहत एक देश से दूसरे देश में उनको लाया जाता है, ले जाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, पादप पूर्व स्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि अमेरिका कंट्री है, वहां से लार्मा रोजा और सोनेरा 64 जो वेराइटी थी वीट की, उनको इंडिया में लाना तो लाया। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? इंट्रोडक्शन कहलाती है, पादप पूर्व स्थापन कहलाते हैं। दूसरा ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किस पर डिपेंड कर रहे हैं? वह प्रोसेस प्लांट ब्रीडिंग की वह प्रोसेस जिसके माध्यम से एक प्लांट स्पीसीज को एक देश से कलेक्ट करके दूसरे देश में लाया जाता है और वहां पर उसके विस्तृत रूप से उसको उगाया जाता है, शोविंग की जाती है। तो वो मेथड क्या कहलाते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाते हैं। दूसरा आता है एक्लेमेटाइजेशन, इसका हिंदी में शाब्दिक होता है दशानुकूलन। जो प्लांट हम किसी एक देश से लेकर आए, दूसरे देश से लेकर आए हैं अपने देश में, उस प्लांट का वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो वहां की जलवायु परिस्थितियां हैं, उन जलवायु परिस्थितियों के तहत उसका ग्रो करना, वृद्धि करना, वो क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से एक्लेमेटाइजेशन कहलाते हैं, दशानुकूलन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राकृतिक आवास होता है वो प्राकृतिक आवास चेंज हो गया। तो प्राकृतिक आवास चेंज होने के कारण से उसको हो सकता है वो स्पीसीज जिस कंट्री में ला रहे हो, दूसरे जो अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप ला रहे हो, हो सकता है वो जीवित अवस्था में नहीं बचे या उसको उस पर्यावरण में ढलने में एक प्रकार से उसके एडजस्ट होने में कुछ समय लग सकता है। तो इस प्रकार से ये जो एक्लेमेटाइजेशन क्या करेंगे? जो पादप पूर्व स्थापित या इंट्रोड्यूस्ड जो प्लांट है उसका दूसरे देश के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, नेचर है, उसमें अपनी ग्रो करना क्या कहलाता है? दशानुकूलन कहलाता है, एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। अब दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है? क्रॉप्स का कलेक्शन किस प्रकार? ये दो प्रकार से होता है। एक तो एक्सोटिक कलेक्शन। एक्सोटिक कलेक्शन मींस जिस प्लांट का हम कलेक्शन कर रहे हैं किसी दूसरे अन्य कंट्री से हम क्या कर रहे हैं? उस प्लांट को कलेक्ट कर इंट्रोड्यूस कर करके भारत में ला रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एक्सोटिक कलेक्शन कहलाएगा। दूसरा होता है इंडिजिनस कलेक्शन, मतलब भारत के ही किसी राज्य से अगर आप किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी राज्य में तो इंडिजिनस कलेक्शन कहलाता है। फिर इसका नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन के प्रकार, पादप पूर्व स्थापन के प्रकार। पादप पूर्व स्थापन दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, एक तो क्या होता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन किसको कहेंगे? प्राइमरी इंट्रोडक्शन उसे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी दूसरे देश से कोई प्लांट क्रॉप हमने क्या किया? इंपोर्ट की, आयात की, और आयात करके उस क्रॉप को डायरेक्ट ही किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उनके शोविंग करवाना, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है।
जबकि सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सेकेंड इंट्रोडक्शन जब हमने प्लांट क्रॉप को क्या किया, वेराइटीज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद भारत के जो रिसर्च सेंटर हैं, उन रिसर्च सेंटर में उनमें म्यूटेशन कराना या उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें जेनेटिक कैरेक्टर चेंजेस करना, कुछ डिजीज रेसिस्टेंट कैरेक्टर चेंज करना, हाई यील्ड कैरेक्टर चेंज करना, तो एक प्रकार से फिर उसके बाद में उनको उन वेराइटीज को, क्रॉप को किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आता है एजेंसी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप प्रतिस्थापन का जो कार्य करने वाले एजेंसियां कौन कौन से होते हैं? भारत में 1964 में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी में, कहां पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में, उसका एक विभाग बनाया गया यहाँ पर, बॉटनी प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन। ये जो बॉटनी प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन है, ये एक प्रकार से किसी एक देश से दूसरे देश में जर्मप्लांट या प्लांट को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करने का कार्य करता है। बाद में 1976 में, 1976 में एनबीपीजीआर की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में है। तो एनबीपीजी सेंटर जो होता है, एनबीपीजी सेंटर भी प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य कर रहा है। इसके सब सेंटर भी हैं एनबीपीजीआर के, कौन कौन से, कहां कहां पर है? एनबीपीजीआर की सब सेंटर है तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, एक जोधपुर में राजस्थान में है, एक कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है, और एक है जो आपका अकोला महाराष्ट्र में। तो ये जो 4 सब सेंटर हैं या एनबीपीजीआर जो दिल्ली में है, ये क्या करता है, ये प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य करते हैं। अब ये प्लांट इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव ये कि एक तो कम समय में अधिक वेराइटीज को क्या करना, किसानों को उपलब्ध कराना। अब क्योंकि बहुत से रिसर्च सेंटर है, वहां पर टाइम लगता है। अब जैसे मान लीजिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे भी कोरोना वायरस हो रहा है। अब कोरोना वायरस हो रहा है, तो कोरोना वायरस के दौरान अब वैक्सीन को क्या करना पड़ा, हर देश तो उसको बना नहीं सकता, तो बनाएगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो उसमें बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। तो इसमें एक देश दूसरे देश से क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस कराता है, उसको लेता है। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए किसी देश में कोई प्लांट्स नहीं है, उसकी वेराइटी नहीं है, तो प्लांट इतनी अति शीघ्रता के साथ उसको क्या कर सकता है, आयात कर सकता है। दूसरा, इसके माध्यम से अधिक उपज, हाई यील्ड क्रॉप उपज पैदा करना, और किसानों को क्या होता है, आसानी से जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको उपलब्ध कराना। साथ ही इसका उद्देश्य ये है कि जो प्लांट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें इस प्रकार के डिजीज नहीं आ जाए कि जो दूसरे देश में स्थित है, इंडिया में स्थित नहीं। तो ये कार्य भी इसका इंट्रोडक्शन के मेथड्स का ऑब्जेक्टिव के तहत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन की विधि। क्या प्रोसीजर इसकी होती है? इनको हम क्या करते हैं, 5 स्टेप में डिवाइड किया। पहली जो स्टेज होती है प्रोक्यूरमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल और जर्मप्लाज्म। जो प्लांट मटेरियल या जो जर्मप्लाज्म जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस देश में ये प्लांट मटेरियल वहां पर उपलब्ध है या इसका जर्मप्लाज्म वहां पर उपलब्ध है। जब हमने इस पर आइडेंटिफाई किया, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कि जो गेहूं होती है, गेहूं की जो कम समय में पकने वाली किस्में होते हैं, लामा रोजा है, सोनेगा 64 है, वो अमेरिका में पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि इसका मतलब उसका मूल्य किस प्रकार से देना है, एक्सचेंज करना है कि भारत की कोई वस्तु अमेरिका को देते, अमेरिका से हम उस चीज को ले आए, या उसका परचेज करना है, मूल्य देना है, या गिफ्ट में लेना है, ये सब चीजें उसमें तब आती है। नेक्स्ट आते हैं क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन में पादप संग्रह। प्लांट क्वारंटाइन जो सेंटर होते हैं एनबीपीजीआर के, तो प्लांट क्वारंटाइन सेंटर में इस चीज को इवेल्युएट किया जाता है कि ये जिस प्लांट को आप इंट्रोड्यूस करके ला रहे हो, इसमें किसी प्रकार के कोई डिजीज तो नहीं है, कोई पैथोजेंस तो नहीं है, या कोई किसी प्रकार के जो वीड्स हैं, खरपतवार है, वो तो इसके साथ नहीं आ रहे हैं। तो इन चीजों को क्या कहता है, वहां पर इवेल्युएट किया जाता है। अगर इवेल्युएशन के दौरान उस प्लांट्स में या वो इंट्रोड्यूस प्लांट इस प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, जहां पर
बंदरगाह होते हैं वहां पर क्या करते हैं, उनको पानी के नीचे दबा देते हैं, समुद्र में दबा देते हैं, या उनको वापस भेज दिया जाता है, उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया जाता। तो इस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में ये कार्य किया। फिर नेक्स्ट आता है कैटलॉगिंग। जब क्वारंटाइन सेंटर में पता लग गया कि इस प्लांट स्पीसीज में किसी प्रकार का डिजीज नहीं है, तो किसी प्रकार के वीड्स नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या करता है, कैटलॉगिंग कर दिया जाता है, मतलब उसका सूचीबद्ध कर दिया जाता है कि किस देश से मंगाया, किस तारीख को आया, ये सब चीजें क्या नाम है, इस चीज को क्या करता है, कैटलॉगिंग कर देता है। फिर उसके बाद इवेल्युएशन। ये जो प्लांट आप इंट्रोड्यूस करके ला रहे हो उसको रिसर्च सेंटर में इवेल्युएट किया जाता है कि क्या जिस उद्देश्य के लिए हम इस प्लांट्स को इंडिया में ला रहे हैं, क्या वो इस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। अगर इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देता है, वापस उसको हम क्या करते हैं, उसको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हैं। मतलब इवेल्युएशन के दौरान अगर वो सफल हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बीज उपलब्ध करा देते हैं, सर्टिफाइड सीड। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि वहां से जहां से हम ला रहे हैं वहां से इतना तो नहीं कि सब इंडिया इतना बड़ा है जहां पर इतनी शोविंग की जाती है एग्रीकल्चर की, तो सबको उपलब्ध नहीं करा सकते उस ला करके डायरेक्ट। उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होते हैं, इन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, उसको बोया जाता है, बो करके बीज बनाए जाते हैं, फिर उसके प्रकार से उसकी ग्रो कराई जाती है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करा करके सर्टिफाइड सीड किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अचीवमेंट्स, जिसके पहले इसके आते हैं मेरिट्स, इस विधि के क्या गुण है, और दूसरा डिमेरिट्स, इसके क्या दोष है। गुण में यही है कि एक तो इसके कम समय में अच्छी किस्में और साथ ही साथ सभी किसानों को बीज आराम से उपलब्ध करा सकते हैं। एक ये विधि जो होते हैं कम खर्चीली है, सस्ती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार रिसर्च सेंटर आपको स्थापित करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसके मेरिट्स में आते हैं। और दूसरा था डीमेरिट्स। ये जो मेथड है, इस मेथड के डीमेरिट्स भी बहुत सारे हैं। डीमेरिट्स कैसे, जिस प्लांट स्पीसीज को आप इंट्रोड्यूस करके भारत में ला रहे हो उसमें हो सकता है कि किसी प्रकार के प्लांट डिजीज उसके साथ इंडिया में आ जाए। इसके डीमेरिट्स में कुछ हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट ब्लाइट और पोटैटो, आलू का पचेती अंगमारी रोग, ये जो डिजीज है यूरोप से जो आलू की किस्में हमने क्या की, इंट्रोड्यूस की, उसके साथ ये डिजीज भारत में आ गया। इसी प्रकार से बंची टॉप और बनाना, जो बनाना जो होता है उसका वायरल डिजीज होता है बंची टॉप। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज श्रीलंका से भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। इसी प्रकार से जो पार्थेनियम स्ट्रोफिरस जो ग्रास होती है, ये जो पार्थेनियम स्ट्रोफिरस ग्रास है, ये अमेरिका से प्लांट जो स्पीसीज हमने इंट्रोड्यूस की, उसके साथ ये गाजर जो घास है या कांग्रेस ग्रास है, ये वहां से भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। तो ये इसके एक प्रकार से डीमेरिट्स के तहत आते हैं। एक दूसरा, इससे कोई नई वैरायटी डेवलप नहीं हो रही, जैसे वहां पर है वैसी वैसी वैरायटी आपके पास आती है। फिर नेक्स्ट आता है इसका अचीवमेंट्स। इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। इसके अचीवमेंट्स में हम देखते हैं कि भारत में जब हरित क्रांति हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति 1967 से 69 के तक हरित क्रांति हुई थी। उस दौरान इंडिया में, उससे पूर्व इंडिया में क्या खाद्यान्न की कमी थी, तो खाद्यान्न की कमी के कारण साथ साथ इंडिया में क्या सूखे की स्थिति ज्यादा रहती है। तो एक प्रकार से कम पानी में जो सिंचित होने वाली जो वेराइटीज होती हैं गेहूं की, वो हमने अमेरिका से इंट्रोड्यूस की। उनमें जो थी लार्मा रोजा और सोनेरा 64 जो गेहूं के थे, ये कम समय में पकने वाली किस्में होती हैं। इसी प्रकार से राइस की IR8, इसी प्रकार से भिंडी की जो पूसा सावनी, और इसी प्रकार से जो सोयाबीन है, इस सोयाबीन की भी हार्डी और बार्ग जो किस्में होते हैं, ये प्लांट स्पीसीज हमने क्या की थी, इंट्रोड्यूस करी थी, और इनके कारण से इनका उपज पैदावार क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इस प्रकार से जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स में प्लांट इंट्रोडक्शन का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।